नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में जो आपकी हुई थी। जो आपकी परीक्षा तिथि थी 22/12/2018 यानी 22 दिसंबर 2018 को जो आपका पेपर हुआ था प्रथम पाली वाला, उसके हम हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको कुछ जाने वाला नहीं है, आपको नॉलेजफुल वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर कर दिया करिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे इन क्लासेस की पीडीएफ और ये पूरी पीडीएफ वहां पे अपलोड करवा दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे हमें एक गद्यांश दिया गया था, जिसके सहायता से हमें 1 से लेके और 4 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना था। मतलब कि हमारे 4 प्रश्न यहाँ पे गद्यांश के थे। तो हम चलिए यहाँ से इसको हम पहले गद्यांश पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नों को देखते हैं। और इसकी पूरी पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जात का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तभी वह जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनके प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे गद्यांश से था, किससे रहित राज्य किस काम का? मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको दे रखा है पहले से ही, जिससे हमारा यहाँ पे थोड़ा सा समय बच जाए, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर करने का मतलब यही होता है कि हमें ये पता करना होता है एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं और उन्हें हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है कि किससे रहित राज्य किस काम का? ऑप्शन है भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से, शिक्षित जनों से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि गद्यांश की प्रथम पंक्ति में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा है जगत का अर्थ है, ये भी आपका गद्यांश से लिया गया है। जगत का अर्थ है समाज, संसार, देश या प्रदेश। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है कि जगत का अर्थ है संसार। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि निष्फल का आशय है, ये भी हमारा गद्यांश से लिया गया है। अधूरा, फलदायी, सार्थक, व्यर्थ। तो हमारा यहाँ पे निष्फल का आशय व्यर्थ है, निष्फल का आशय है व्यर्थ। ये भी हमारा गद्यांश से ही प्रश्न था। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है गद्यांश वाला, कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका राइट आंसर है कि जीवन को सुखमय बनाना अर्थ है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना। इसके बाद हमारा यहाँ पे अब व्याकरण शुरू हो जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे व्याकरण है कि निम्न में से दीर्घ स्वर है। हमारे पास ऑप्शन है ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे और हमसे दीर्घ स्वर पूछा गया, तो हमारा यहाँ पे जो छोटी ई है ये हमारा हर्ष स्वर हो जाता है और ऐ और ए हमारा संयुक्त स्वर में आता है। तो हमारा बड़ी ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। वहीं पे छोटा आ और छोटी ई और जो छोटा ऊ होता है ये हमारा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जो छोटा ऊ होता है और री और हर्ष और री ये हर्ष स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर होते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है गा, जा, वा और सा। तो इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पे हमारा वाह हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और आपका शा, सा, सा, हा जिसे हम सकार बोलते हैं और हमारा जो हा होता है ये हमारे उष्ण व्यंजन होते हैं। इसके बाद गा एवं जा जो हमारे होते हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसका वाह हो जाएगा।
इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है खा, गा, घा और ठा। तो हमारा इसका राइट आंसर यहाँ पे गा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा गा यहाँ पे जो होता है, गा अल्प प्राण व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला का, चा, टा, ता, पा, तीसरा गा, जा, डा, दा और बा, पांचवा अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, वर्ण और अंतस्थ यारा लावा जो आपके होते हैं, ये व्यंजन आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 की यहाँ पे बात करें तो निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है जा, का, चा और टा। तो हमारा जो जा है ये हमारा घोष वर्ण होता है। जा घोष वर्ण है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वह घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा गा, जा, डा, दा, बा, चौथा घा, झा, ढा और धा और भा, पांचवा अंगा, इया, अड़ा, ना, मा वर्ण तथा सभी स्वर वर्ण और आपका यारा लावा जो आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं और आपका हा जो होता है ये आपके घोष वर्ण होते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 की यहाँ पे बात करें कि निम्न में से ओष्ठीय वर्ण कौन से हैं या ओष्ठ वर्ण कौन से हैं। निम्न में से हमारे पास ऑप्शन है आ, बड़ा आ, छोटी ई और यहाँ पे छोटा ऊ। तो हमारे पास जो हमारा छोटा ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है ये हमारे ओष्ठीय वर्ण होते हैं। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आपका पा वर्ग पाफा, बाभा और माँ। और यहाँ पे जो आपका आ होता है, छोटा आ और बड़ा आ आपका जो होता है ये आपके कंठ वर्ण होते हैं और छोटी ई और बड़ी आपके तालव्य वर्ण होते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से योग ऋण शब्द है। हमारे पास ऑप्शन है पीला, जलज, पर और दूध वाला। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है जलज, ये हमारा राइट आंसर है। ये एक योग रूढ़ शब्द होता है क्योंकि जलज जो होता है ये जल और जा से मिलके बना होता है, जिसका अर्थ होता है जल से या जल में उत्पन्न, किंतु इससे कमल का अर्थ लिया जाएगा। अतः जलज शब्द योग रूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 11 है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। हमारे पास ऑप्शन है महधन उत्सव और महीधन उत्सव और महाधन उत्सव और महीधन उत्सव। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाधन उत्सव जो होता है ये आपका महोत्सव होता है। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव। यहाँ पे आ, बड़ा आ और छोटा ऊ का यहाँ पे मिलन हो रहा है। इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई या बड़ा ऊ या छोटा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर ए, ओ तथा अर हो जाते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 है कि बैलगाड़ी में समास है। हमारे पास ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तो हमारे बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास होता है। बैलगाड़ी का समास विग्रह है बैल की गाड़ी, इसमें तत्पुरुष समास है। इस समास में उत्तर पद यहाँ पे प्रधान है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13 है कि आगमन में उपसर्ग है। यहाँ पे हमसे आगमन में उपसर्ग पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शन है बड़ा आ, छोटा आ, आग और मन। तो यहाँ पे आगमन में जो उपसर्ग होता है हमारा यहाँ पे बड़ा आ यहाँ पे उपसर्ग होता है। आगमन में बड़ा आ उपसर्ग है। बड़ा आ उपसर्ग का अर्थ है सीमा और, समेत, कमी, विपरीत। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं आकाश, आकर्षण, आरंभ, आक्रमण, आचरण, आजीवन। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 14 है कि रसोइया में प्रत्यय है या, बड़ा आ और रस। तो रसोइया में आपका इया प्रत्यय होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। रसोइया में इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 15 है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ हमसे ये पूछा गया। हमारे पास ऑप्शन है क्षेत्र, गधा, गाय और घर। तो हमारा जो क्षेत्र होता है ये हमारा
क्षेत्र जो हमारा होता है ये हमारा खेत का तत्सम होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्षेत्र शब्द तत्सम है जिसका तद्भव खेत है। गधा, गाय एवं घर तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः गर्दभ, गो और गृह हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? हमारे पास ऑप्शन है यौवन, निर्झर, जीभ, स्थान। तो हमारा जो जीभ यहाँ पे है ये हमारा तद्भव शब्द है। जीभ शब्द तद्भव है जिसका तत्सम जिह्वा होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? हमारे पास ऑप्शन है गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। तो हमारा जो यहाँ पे कटोरा है ये आपका एक देशज शब्द है। कटोरा शब्द देशज है। वह शब्द जो विभिन्न बोलियों या भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं या जिनका स्रोत अज्ञात है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे जूता, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ आदि। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट, मध्य, मयूर, वचन। तो हमारा जो टिकट होता है ये हमारा विदेशी शब्द है। टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अतः यह शब्द विदेशी है। मयूर शब्द तत्सम है जिसका तद्भव मोर होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में संज्ञा शब्द है? हमारे पास ऑप्शन है हरा, पतला, सभा, गहरा। तो हमारा जो यहाँ पे सभा है ये हमारा संज्ञा होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज या मंडल। तो आपकी जो सभा है ये एक समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में सर्वनाम शब्द है? यहाँ पे ऑप्शन है नींद, रोग, सफाई, कौन। तो हमारा जो कौन होता है ये हमारा सर्वनाम होता है। कौन सर्वनाम शब्द है? किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपके 11 सर्वनाम हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से विशेषण शब्द है? लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो हमारा जो उचित होता है हमारा एक विशेषण शब्द है। उचित शब्द विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, चमकना, गिराना, देना। तो जो गिराना होता है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है। गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में अव्यय है? उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा ठीक जो है ये एक अव्यय शब्द होता है। प्रश्नगत विकल्पों में ठीक अव्यय है। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। प्रश्न नंबर 24 हमारा है, पक्षी का पर्यायवाची है? भूधर, मीन, वृंद या विहग। तो हमारा जो विहग होता है ये हमारा पक्षी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची विहग है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची हैं खग, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि। इसके बाद जो आपका भूधर यहाँ पे दिया हुआ है ये भूधर आपका पर्वत का पर्यायवाची है। वहीं जो आपका मीन है ये आपका मछली का पर्यायवाची है। ठीक। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 है कि जटिल का विलोम होगा सरल, कठिन, कुटिल या टेढ़ा। तो जटिल का विलोम यहाँ पे सरल होता है। जटिल का विलोम सरल है। कुटिल का विलोम भी यहाँ पे सरल ही होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 26 है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द गेय, देय, पेय या दान। तो यहाँ पे जो देय होता है ये आपका देने योग्य के लिए एक शब्द होता है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द देय है। जो गाने योग्य है के लिए एक शब्द गेय है। और जो पीने योग्य है के लिए एक शब्द पेय है यहाँ पे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 27 है, दिन डैश दीन शब्द युग्म का सही अर्थ होगा? दिवस, गरीबी, गरीब, दिवस, सुबह, गरीब,
दोपहर गरीब। तो यहाँ आपका जो दिन होता है ये आपका दिवस होता है, और जो आपका दिन होता है गरीब होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है कि दिन शब्द का सही अर्थ है दिवस गरीब। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो यहाँ पे आपका जो अंबर होता है ये आपका अनेकार्थी शब्द है। अंबर शब्द अनेकार्थी है। अंबर के अर्थ हैं वस्त्र, आकाश, कपास या मेघ। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूज्य, परीक्षण, प्राण या परीक्षा। तो यहाँ पे आपका जो परीक्षा ये तो आपका राइट लिखा हुआ है, वहीं जो आपका पूज्य है वो आपका पूज्य यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा होना चाहिए। आपका जो परीक्षण है यहाँ पे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, और आपका जो यहाँ पे प्राण है यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो परीक्षा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पूज्य, परीक्षण एवं प्राण अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, जिनके शुद्ध रूप क्रमशः पूज्य, परीक्षण तथा प्राण हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रमाणिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी प्रमाणिक यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रमाणिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप यहाँ पे प्रमाणिक ये होना चाहिए। आपका जो प्र होगा इसमें बड़ा की मात्रा यहाँ पे होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके बड़ा की मात्रा नहीं है, ये आपका प्रमाणिक लिखा हुआ है, और प्रमाणिक आपका ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है यहाँ पे हमसे पूछा गया है। पर, ने, को, से। तो यहाँ पे हमारा जो पर होता है ये आपका अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का परसर्ग में पर होता है। कर्ता कारक परसर्ग ने, कर्म कारक का परसर्ग को, करण कारक का परसर्ग से, संप्रदान कारक का परसर्ग को या के लिए, और अपादान कारक का परसर्ग से अलगाव के अर्थ में होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। तो यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र होता है ये हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना एवं रीति आपकी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श। तो यहाँ पे आपकी जो गरिमा होती है ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख एवं स्पर्श यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 34 है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता, गाय। तो यहाँ जो दर्शन होता है इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओंठ आदि का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। नारी का बहुवचन नारियां, लता का बहुवचन लताएं, और गाय का बहुवचन गायें होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे केवल भूतकाल का उदाहरण है कि राम घर गया था, यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ और वह आ रहा है वर्तमान काल के उदाहरण है। वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल का उदाहरण है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये एक भाववाचक यहाँ पे वाक्य है कि मोहन से बैठा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो भाववाच्य कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है कि जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये आपका एक मिश्र वाक्य है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए वाक्य मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो तथा जो आपस में की, जो,
क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथाप आदि से जुड़े हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 38 है, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है मैंने विद्यालय जाना है। तो यहाँ पे जो आपका मैंने है, यहाँ पे अशुद्ध है कि मैंने विद्यालय जाना है। प्रश्नगत वाक्य में मैंने का प्रयोग अशुद्ध है, मैंने के स्थान पर मुझे का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका अशुद्ध है, ये आपका गलत है। बाकी यहाँ पे तीनों यहाँ पे सही माने हैं आयोग ने। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 39 है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से प्रश्न चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न चिन्ह है। प्रश्नगत विकल्पों में प्रश्न चिन्ह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये है, जबकि ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह है, और ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और ये आपका अर्धविराम चिन्ह है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 40 है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। असंभव काम हो जाना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो आसमान फट जाना का यहाँ पे अर्थ होता है अचानक आफत आ पड़ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 41 है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। पो बारह होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वावलंबी होने का अर्थ है पैरों पे खड़ा होना। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा पैरों पर खड़ा होना है। प्रश्न नंबर 42 हमारा है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो यहाँ पे बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इसका अर्थ होता है जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 43 है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो यहाँ पे लाभ ही लाभ का अर्थ होता है पांचों उंगलियां घी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है पांचों उंगलियां घी में। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 44 है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारा अनुवाद, व्याख्या अनुवाद। तो यहाँ पे हमारा जो मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है उसे हम व्याख्या अनुवाद कहते हैं। हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद व्याख्या अनुवाद कहलाता है। स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद करना शब्दानुवाद कहलाता है। मूल पाठ की विचार सामग्री या भावधारा का अनुवाद भावानुवाद कहा जाता है। मूल पाठ को अन्य भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करना सारा अनुवाद कहलाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 45 है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। हमसे प्रश्न में पूछा गया कि आपकी जो ब्रज भाषा है यह हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो आपकी जो ब्रज भाषा है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर पश्चिमी हिंदी हो जाएगा कि जो आपकी ब्रज भाषा है यह आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 46 है कि अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। यहाँ पे आपका अमेंडमेंट के लिए आपका हिंदी अनुवाद पूछा गया है। ऑप्शन है शोधन, संशोधन, प्रशोधन और समाशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संशोधन। अमेंडमेंट को हम संशोधन बोलते हैं। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद संशोधन है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 47 है, सूरसागर के रचयिता कौन है। विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास। तो
तो हमारे सूरदास जी सूरसागर के रचयिता हैं। भक्तिकाल की सगुण मार्गी कृष्ण काव्यधारा के कवि सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत। तो आपके जो बिहारी जी हैं ये आपके रीतकाल के कवि हैं। कविवर बिहारी रीतकाल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं। तो आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत जी ये आपके छायावादी हैं, जबकि आपके बिहारी जी रीतकाल के कवि हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 49 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, भगवान दास। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है कि चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जो हैं इनकी रचना है उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनकी रचनाएं घंटाघर, धर्मपरायण रीछ और पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, हीरे का हार आदि हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 50 है और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का, रामधारी सिंह दिनकर का, महादेवी वर्मा का। तो यहाँ पे जो आपका उर्वशी है ये रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का कविता संग्रह है। इनके अन्य कविता संग्रह है रश्मरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो आपका हिंदी परिज्ञान एवं लेखन का जो आपका 22, 12, 18 को जो आपका पेपर हुआ था इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसका जीएस कर लेंगे और यहाँ पे हम 15, 16 सभी पेपरों को हम अच्छे से डिटेल में यहाँ पे हम बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।